नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं और प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स के नाम से 1000 एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक और उसको शेयर जरूर करिए। शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं। तो कम से कम मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा 1000 एमसीक्यू। आप इसे शेयर करें, अन्य जगह पर शेयर करें और इसे हल्के में मत लें। 1000 एमसीक्यू अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे परीक्षा मंथन का, तो ज़्यादातर आपको फ़ायदा ही होगा। और जैसे ही इतिहास का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक पूरा का पूरा मैं आप लोग को एक कंप्लीट मास्टर वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है दोस्तों, आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। हुमायूं नामा की रचना किया था गुलबदन बेगम ने किया था, विकल्प सी। तो हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के आदेश पर किया था, आग्रह पर किया था और अपने संस्मरण में लिखा था। 18वीं शतक में भारत से लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है 18वीं सदी में? तो देखिए, सबसे पहले 1849 में अंबूर का युद्ध हुआ था। नहीं, 1749 में अंबूर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडियास 1760 में, बक्सर 1764 में। इसी तरह से यह आपका क्रम जो है सही है, बी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1749 में डुप्ले मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहब की संयुक्त सेना कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन के बीच लड़ा गया था, जिसमें अनिरुद्दीन पराजित हुआ था और चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बने थे। प्लासी का युद्ध 1757 में क्लायू और बंगाल के नवाब सिराजदौला के बीच लड़ा गया था। वांडियास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था आयरकुट के नेतृत्व में। और जो 1760 में जो वांडियास का युद्ध लड़ा गया था, यह अंग्रेज कप्तान जो था आयरकुट था और फ्रांसीसी कप्तान क्या कौन था? काउंट डी लाली था। यह ध्यान रखिएगा, काउंट डी लाली था। और यहाँ पर हेक्टर मुनरो 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति रहता है। यहाँ देखिए कौन सा एक सुमिलित है, ये बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, यह आपका गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, यह भी आपका सही नहीं है। और फिर तृतीय आंग्ल में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, यह भी आपका सही नहीं है। चौथा देखिएगा, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में दिवंगत हो गया, तो यह आपका सही है, विकल्प डी, यही आपका सही है। बाकी तो सुमिलित नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। पहले युद्ध में हैदर अली विजयी होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 82 के मध्य अंग्रेजों हैदर अली और बाद में टीपू, जब हैदर अली मर जाता है 1782 में, तो फिर टीपू आ जाता है। इस युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू और अंग्रेजों के मध्य 1790-92 में लड़ा गया था, जिसमें टीपू पराजित हुआ था और अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा उसे। तृतीयांग मैसूर युद्ध में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तृतीयांग मैसूर में युद्ध में, आप जानते हैं। और चतुर्थांग मैसूर जो युद्ध 1799 में टीपू अंग्रेजों की लड़ा गया था, इसमें टीपू पराजित हुआ और युद्ध करते हुए मारा गया। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व का संग्रह का प्रचलन हुआ था दक्षिणी भारत में हुआ था रैयतवाड़ी, और देश के 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी, तो ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का सूत्रपात सर्वप्रथम 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुर्रू ने बारामहल जिले में किया था। यह मद्रास का बारामहल जिला है। 1820 में यह व्यवस्था पूरी मद्रास प्रांत में लागू हुई और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए थॉमस मुनरो को मद्रास गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई प्रांत में भी लागू हुई। दिए गए विकल्पों में दक्षिणी भारत उपयुक्त उत्तर है। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर सही कथन का विचार करना है, तो आप लोग देख लीजिए। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में, इन्होंने इस बात का विरोध किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, यह सही है। इन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया था, यह भी सही है। इन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर जोर दिया था, यह भी सही है। कौन सा कथन सही है? देखिए यह नहीं सही है। देखिए यहाँ पर जो पहला है, यह इन्होंने इस बात को अवगत किया था ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण करा, यही सही है। ये आपका दयानंद सरस्वती आदि से संबंधित हो सकता है, यह सब दयानंद सरस्वती से संबंधित है। कौन सा कथन सही है? तो केवल एक ही जो है यही आपका सही है, उपयुक्त उत्तर है। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देनी यह थी कि उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह इनकी पुस्तक थी, प्रसिद्ध पुस्तक थी, जो धन निष्कासन से संबंधित थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, विकल्प सी। 1857 के विद्रोह के समय एक प्रश्न और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक अच्छा टॉपिक है कि सबसे कम उम्र में वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड डलहौजी, सबसे युवा वायसराय था लॉर्ड डलहौजी, वायसराय नहीं और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका शासन 1856 से 62 तक था। यह कंपनी शासन का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। विद्रोह के समय इसने इलाहाबाद को केंद्र बनाकर विद्रोह का दमन किया और विद्रोह के बाद उसने सेना में यूरोपीय सैनिकों की वृद्धि की एवं तोपखाना यूरोपीय नियंत्रण में रखा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हुई थी 1817 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। और और मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में हुई थी। तो सबसे पहले स्थापना किसकी होती है? हिंदू कॉलेज की 1817 में। विकल्प में दिए गए कॉलेजों में सर्वप्रथम 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। इसकी स्थापना राजा राममोहन राय एवं डच घड़ीसाज डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के सहयोग से की गई थी। दिल्ली कॉलेज की स्थापना जो हुई थी 1824 में हुई थी। मेयो कॉलेज जो बना था 1875 में बना था, मैंने 1872 कर दिया, 1875 में बना था, अजमेर में था मेयो कॉलेज। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो 1875 में 2 कॉलेज की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, एक मेयो कॉलेज और एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज। तो 1875 में 2 कॉलेज बनता है। 3 विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में। कब बनाए जाते हैं? 1857 में। तो यही ध्यान में रखिएगा। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लॉर्ड कैनिंग के समय में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था? 1813 के अधिनियम में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, ऐसा 1813 के अधिनियम में कहा गया है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले, विकल्प सी। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। मैकाले के सुझाव पर ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया। इसे अधोमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? मनसूख लाल नजर थे, विकल्प डी। 1903 के महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसके पहले पर संपादक जो थे मनसूख लाल नजर थे। ये नाटाल कांग्रेस के सचिव थे। ये जो थे नाटाल कांग्रेस के सचिव थे मनसूख लाल नजर। यह पत्रिका अंग्रेजी के अतिरिक्त, देखिए पत्रिका जो थी इंडियन ओपिनियन किस किस भाषा में प्रकाशित होती थी? एक तो अंग्रेजी थी, हिंदी, गुजराती और तमिल, 3 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, हिंदी, गुजराती और तमिल। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ समाचार पत्र और भाषा है। तो भारत मित्र, देखिए सबसे पहले नायक जो है आपका बंगाली पत्रिका है। प्रजा मित्र जो है आपका गुजराती है, प्रजा मित्र। और राष्ट्र मित्र जो है आपका मराठी है, भारत मित्र जो है हिंदी है। तो अब जानते हैं कि भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, इस तरह समझ सकते हैं। राष्ट्र मित्र, राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था, इसलिए मराठा है। प्रजा मित्र, इस समय प्रजा का सर्वोच्च कौन है? तो मोदी जी हैं। मोदी जी कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। और नायक का देश नायक की उपाधि मिली है सुभाष चंद्र बोस को, जो दिया था क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस तरह से बंगाली, इस तरह से आप लोग एक क्या माइंड मैपिंग के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से इसका माइंड मैपिंग किया है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। समाचार पत्र यह मैं बता ही दिया हूँ आपको। जो चीज़ें नहीं याद होती है, कहीं ना कहीं उसका कुछ तोड़ निकाला जाता है। तो यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त था, यह सही है। लॉर्ड वे सहायक संधि, यह भी सही है। सर जॉन देखिए लॉर्ड हेस्टिंग ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1817-18 में। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, यह भी आपका सही है। कौन सही नहीं है? तो यह आंग्ल नेपाल युद्ध जो था, आंग्ल नेपाल युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोनों ही लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। तो यही आपका विकल्प सी जो है, यही आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है। सर्वप्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध सर्वप्रथम 1814 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में लड़ा गया था। इसके बाद 1815 में दूसरा युद्ध भी लड़ा गया था। अंग्रेजों ने नेपाल अल्मोड़ा को जीत लिया था। अंततः 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, जो आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था इस संधि के द्वारा। और इस सुगौली की संधि के द्वारा ही गढ़वाल, शिमला, कुमायूं आदि जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को मिलान करना है, कौन सम्मिलित नहीं ये बताना है। तो अवध का विलीनीकरण किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, यह सही है आपका। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यह भी सही है। 1837 का अधिनियम आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, यह भी सही है। ये आपका सही नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, न कि लॉर्ड लिटन के समय में। तो विकल्प डी जो है यही आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। तो यह देख सकते हैं 1839 से 42 के मध्य लड़ा गया था आंग्ल अफगान युद्ध। यह जो युद्ध लड़ा गया था, भारत में गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, इनके समय में लड़ा गया था। और इन्हीं के समय में यह जो क्या बोलते सड़क आजम ग्रांड ट्रंक रोड था, इसकी मरम्मत कराई गई थी लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही, ध्यान रखिएगा। और दूसरा युद्ध जो था आंग्ल अफगान युद्ध, वह 1878-80 में लड़ा गया था। तो 40 साल बाद लड़ा, एक 39-40 में लड़ा जाता है और एक समझ लीजिए 78-80 में लड़ा जाता है। इस तरह से 40 साल पे होता है लड़ाई, इस तरह से ध्यान में रखिएगा आप लोग। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है?
तो यही विकल्प सी जो है सही है आपका। यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई को समाप्त के लिए भारतीय न्यायाधीशों द्वारा लगाई गई अयोग्यता को हटाया गया। यही आपका विकल्प सी जो होगा यही आपका सम्मिलित होगा, बाकी सब सम्मिलित नहीं है। 1883 में रिपन के कानूनी सलाहकार सीबी इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था। यह कब आया था इल्बर्ट विधेयक? 1883 में, यह भी ध्यान रखिएगा। जो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से संबंधित है। अंग्रेजों ने इसका विरोध करने के लिए, देखिए अंग्रेजों जब इल्बर्ट विधेयक आया था तो अंग्रेजों ने इसका विरोध करने के लिए यूरोपियन एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। यूरोपियन एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किया था। इल्बर्ट बिल विवाद का विरोध करने के लिए यूरोपियों ने यूरोपियन एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन इस प्रकार की संस्था थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था थी। इन्होंने इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था और यह संस्था यूरोपियों द्वारा बनाई गई थी, यूरोपियन एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन, जो इसके विरोध में बनाई गई थी। लेकिन अंततः सरकार को यूरोपियन एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन झुकना पड़ा इनके आगे और अंग्रेजों से समझौता कर इसे पूरी तरह से जूरी पर अधिकार दे दिया गया। सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि आई थी, विकल्प बी। 1798 से 1805 तक वेलेस्ली का शासन था और इसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि की नीति का क्रियान्वित किया था। इसके अंतर्गत सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राज्य अपनी वैदेशिक अधिकार कंपनी को सौंप देते थे। कंपनी उस राज्य में अपना एक सेना रखती थी जिसका खर्च संबंधित राज्य वहन करता था। यहाँ आप लोग को मिलान करना है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली जो है आपका वेलेस्ली के समय में क्या होता है, ये क्या कह रहा है, कौन सा जोड़ा सुमिलित है? अच्छा ये कह रहा है कौन सा जोड़ा सुमिलित है, ये बोल रहा है केवल। तो ये देखिए यही आप कौन सा जोड़ा सुमिलित है, रुकिए, यही सिंध का विलय जो है, विकल्प सी, यही आपका सही है। लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय हुआ था, बाकी सुमिलित नहीं है। तो ब्रिटिश भारत में सिंध का विलय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वारेन हेस्टिंग के समय में पारित हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था कॉर्नवालिस के समय में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध आता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में होता है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है तो आप सम्मिलित करिए। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति जो थी वह लॉर्ड डलहौजी की थी, विकल्प सी। बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन जो था वह लॉर्ड क्लाइव, और सामाजिक सुधार जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और यह व्याख्या आप लोग को देख लीजिए, व्याख्या यही है, बाकी कुछ नहीं है, जो बताया हूँ वही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। और इस तरह से लगातार आप लोग को इस तरह से सीरीज मिलती रहेगी। और जैसे ही पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का सीरीज, वैसे एक मास्टर वीडियो मैं एक वीडियो में ही आपको दे दूँगा। धन्यवाद। आप लोग को वीडियो को शेयर जरूर करें, धन्यवाद। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और देखिए। धन्यवाद आप लोग को।